आदाब नाजरीन, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं रेशमा आफ्ताब। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज से बनारस के 2 रोजा दौरे पर। आदर्श ग्राम के लिए जयपुर गांव को लेंगे गोद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बीजेपी के सफाई मुहिम की खुली पोल। दिल्ली में बीजेपी सदर सतीश उपाध्याय के प्रोग्राम में पहले फैलाया गया कूड़ा, फिर झाड़ू लगवाकर खिंचवाई फोटो। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान का बीजेपी पर हमला, कहा मुल्क को तोड़ने की हो रही है कोशिश। दिल्ली के दंगे सोची समझी साजिश का हिस्सा। टीम इंडिया की श्रीलंका पर मुसलसल दूसरी जीत। एकतरफा मुकाबले में 6 विकेट से दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। और यरूशलेम में जारी कशीदगी पर अपनी जिम्मेदारी निभाए अक़वाम मुत्तहिदा। फिलिस्तीन और अर्दन की हुकूमतों का मुतालबा। इसराइली पुलिस ने उबूर की मस्जिद अक्सा की चौखट। और अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज से बनारस के 2 रोजा दौरे पर हैं। मोदी के दौरे से यहां के अवाम को काफी उम्मीदें हैं और उस गांव के लोगों में भी खुशी की लहर है जिस गांव को मोदी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लेंगे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हलके के दौरे पर पहली मर्तबा जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज बावतपुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे, फिर वो बुनकरों के एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। 12 बजे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मुंतखब जयापुर गांव में होंगे। आपको बता दें कि जयापुर गांव आरएसएस की लिस्ट में काफी पहले से है। 2002 में संघ ने भी मुल्क में गांवों की तरक्की के लिए जयपुर गांव का ही इंतखाब किया था। इस गांव में आरएसएस की रोजाना शाख लगती है। आज मोदी जी हमारे गांव को गोद ले रहे हैं तो पूरे गांव के हर कौम के लोग, हर जाति के लोग उत्साहित हैं कि हमारे गांव में होगा। और विकास का एक रास्ता, एक किरण जो है हमको दिखाई दे रहा है हम लोगों को। जिस गांव में राष्ट्रवादी सोच के लोग रहते हों, जिस गांव के लोग देश के लिए संगठित रहकर देश की रक्षा करना चाहते हों, उस गांव को अगर इतने दिनों तक पिछड़ा छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से ऐसे गांव का चयन होना चाहिए और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो भी समुचित व्यवस्था होगी उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लेकर के इस गांव को आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, मजदूर संघ, किसान संघ और अपने राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोगों का ये संगम है। यहाँ सामाजिक एकता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को सम्मान सूचक शब्दों के साथ एक दूसरे का करते हैं। किसी तरह के इस सपा बसपा की जातिवादी राजनीति में भी ये गांव जातिवाद से अछूता है। जिस गांव को पीएम मोदी सांसद आदर्श ग्राम के तहत गोद लेंगे उसकी तो जैसे लॉटरी निकल आई है। गांव में अरसे से पसमानदा लोगों में खुशी का माहौल है। आइए आपको ले चलते हैं जयपुर गांव जो सांसद आदर्श ग्राम के तहत चुना गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर गांव को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चुना है। यहाँ के लोग बहुत खुश है, देख सकते हैं। जो गांव वाले हैं बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि ये गांव है काफी पिछड़ा हुआ गांव। लगभग ये 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है और यहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कल मोदी जी जब आएंगे तो उनकी एक नए दिन की शुरुआत होगी, नए एक समय की शुरुआत होगी क्योंकि इस गांव में कभी भी कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है। देश के प्रधानमंत्री पहली बार इस गांव में कोई आया, वो है नरेंद्र मोदी। तो ये लोग इतने खुश हैं। आप लोग यहाँ किस तरह खुशियां मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितना खुश है आप लोग? हाँ सर, मैं इसलिए खुश हूँ, मोदी जी हमारे गांव में आ रहे हैं। हम लोग इतने खुश हैं कि उनके आने के उपलक्ष्य में हम लोग रंगोलियां और तरीके की के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप भी युवा हैं, आप पढ़ती हैं, छात्रा हैं, तो क्या छात्रों के लिए क्या भविष्य दिखता है इस गाँव का? क्योंकि पढ़ाई अच्छे से होगी, स्कूल खुलेगा कि हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है कि हम लोग दूर न जाकर यहीं पर अपने गांव में पढ़ेंगे, स्कूल खुलेगा। यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारा गांव अब विकास करेगा। तो इनको उम्मीद है कि जो लड़कियां हैं बहुत दूर दूर तक जहाँ छात्राएं जाती हैं, तो आप भी काफी खुश हैं, आप भी छात्रा हैं। उम्मीद है आपको? हमें यही उम्मीद है मोदी जी से कि पास में हमें विद्यालय कुछ हर कुछ कर दे ताकि हम दूर न जाकर ये पास में ही काम कर ले। ये पास में चाहती है विद्यालय। आप क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, कितनी खुश है? काफी खुश है। ज्यादा खुशी है। बहुत खुशी है। ज्यादा कोई नहीं आए हैं।
हाँ, हमें भी खुशी है कि हमारे गांव में मोदी सरकार पहली बार प्रधानमंत्री बनकर इस बनारस में आ रहे हैं। और ये खुशी है कि छोटे छोटे बच्चों जो पढ़ने जाते हैं दूर, उसे स्कूल बनवा दे और हॉस्पिटल यहाँ पर बनवा दे। इतनी ही खुशी है कि इतना प्रधानमंत्री कोई नहीं हमारे गांव में इतना किया। क्या सोच रही हैं? आपके चेहरे में काफी मुस्कान भी, क्या सोच रही हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि गांव में अच्छे शौचालय बने और पानी साधन हो जाए, यही बस हम लोग चाहते हैं। तो ये चाह रही शौचालय बनेगी, शौचालय के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है। अब इनको लगता है कि जो सांसद आदर्श ग्राम बनेगा तो शौचालय भी बनेगा, हॉस्पिटल भी खुलेंगे, यहाँ विद्यालय भी खुलेंगे। जो छात्रा हैं उनको उम्मीद लग रही है कि यहाँ पर जो विद्यालय के लिए बहुत दूर दूर तक है, तो इन्हें कम से कम गांव में रह के ही अब इनको शिक्षा मिल जाएगी। तो ऐसे में इन्हें काफी उम्मीद दिख रही है, साथ में काफी खुश यहाँ के लोग दिख रहे हैं। समय के लिए वाराणसी के जयपुर गाँव से कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ सुशील कुमार। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे पर बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे रत्नेश राय ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के ठीक एक दिन पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बनारस में डेरा डाल चुके हैं और सारे कार्यक्रमों का जायजा ले रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बनारस आ रहे हैं, पहली बार है प्रधानमंत्री बनने के बाद, कितना उत्साह दिख रहा है अगर हम बात करें बीजेपी की और आम जनता की? निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में ये पहला दौरा है। उनके खुद के मन में भी वाराणसी के प्रति और वाराणसी की जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति एक बार उनका दर्शन करने का उत्साह है। कार्यकर्ताओं के उत्साह का तो खैर ठिकाना नहीं है और लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। और काशी को जो स्वरूप आदरणीय मोदी जी देना चाहते हैं उस संबंध में लोगों की जिज्ञासाएं हैं। वाराणसी के लोग ऐसा मान रहे हैं कि कोई न कोई सौगात जरूर देके जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। जैसे रिवर फ्रंट की बात हो रही है, मेट्रो रेलवेज की बात हो रही है और जो कोटो गए थे उससे संबंधित चीजें यहाँ पे बनारस में लाने की बात हो रही है। तो किस तरीके की वाराणसी के लोगों को सौगात मिलने वाली है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी विदेश में जहां कहीं भी जा रहे हैं, भारत के हित में क्या क्या चीज आवश्यक है उस पर उनका ध्यान है। लेकिन ये बात भी स्वाभाविक है कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में विशेष ध्यान उनका रहेगा और ये जिज्ञासा, ये इच्छा होना जनता और कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक है। अब देखिए कितना पिटारा खुलता है। फिर भी कुछ बनारस की जनता के लिए, बनारस की जनता को मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आशा भी रखें और अपेक्षा भी रखें, लेकिन मोदी जी पर भरोसा भी रखें। वो आपके सांसद हैं और सांसद के नाते यहाँ के लिए जो आवश्यक है वो इस 5 साल में जरूर, और होने के अगला 5 साल में जब चुनाव लड़ने के मोदी जी आएंगे तो इस बनारस का चेहरा बदला हुआ होगा और जनता को प्रसन्नता करना होगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस के लिए जरूर कुछ करेंगे और कल जरूर कोई न कोई यहाँ से घोषणा करेंगे। तो समय का इंतजार है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भरोसा रखिए और 5 साल बाद जो है वो बनारस की जो तस्वीर पूरी तरीके से बदल देंगे। समय के लिए वाराणसी से कैमरामैन रमन के साथ रत्नेश राय। दिल्ली बीजेपी की सफाई मुहिम की पोल खुल गई है। दिल्ली में बीजेपी सदर सतीश उपाध्याय पर कूड़ा फैलाकर झाड़ू लगाने का इल्जाम आयद किया गया है। सतीश उपाध्याय को इस्लामिक कल्चरल सेंटर में झाड़ू लगानी थी। इल्जाम है कि पहले वहां कूड़ा फेंका गया और फिर झाड़ू लगाने के नाम पर फोटो सेशन किया गया। इस वाकये के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया है। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी हमेशा से लोगों को इसी तरह धोखा देती आई है। इससे मतलब ये निकला कि ये लोग किस कदर ढकोसलेबाज लोग हैं, किस कदर फ्रॉड हैं, किस कदर धोखा है, किस कदर चीट किया है इन्होंने। ये तो एक इंसिडेंट है, एक वाकया है, लेकिन आप तो मुस्तकिल देख रहे हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए देश के बादशाह ने क्या कुछ नहीं किया, कितना छल किया लोगों से। सहारनपुर के देवबंद में आए आजम खान ने कहा कि मुल्क को तोड़ने की साजिश हो रही है। दिल्ली में हुए फसाद का जिक्र करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अगर दिल्ली पुरअमन नहीं है तो देश पुरअमन नहीं है। अगर बादशाह का घर ही जल रहा है
तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तैयारी है और किस तरह मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। दरअसल जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, अलगाव की जो कोशिश की जा रही है, और जो आरएसएस चीफ ने अपने भाषण में 2 बार कहा है, तो उससे जो संदेश गया है उस क्लास में जिसने वोट दिया है, जाहिर है एक 31% लोग वो हैं जिन्होंने आरएसएस की मानसिकता को ओन किया है। अगर 31% लोग कुछ तय कर लें मुल्क की किसी आबादी के बारे में, तो बहुत काफी है। तो ये सब उसका ही शेडो है जो आपको नजर आ रहा है, और किसी तरह का कोई कंट्रोल करने की बात नहीं कही गई है, न तो होम मिनिस्टर की तरफ से, न प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, न गवर्नर की तरफ से। खबरनामे में वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। आप देखते रहिए आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मोदी काबीना में तोसी की तैयारी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने काबीना की तोसी के मुतालिक सदर जमहूरिया को जानकारी दी। मोदी काबीना में इतवार के रोज यानी 9 नवंबर को तोसी मुमकिन है। इसमें 10 से 14 नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। वजीर दिफा के तौर पर गोवा के वजीर आला मनोहर पारिकर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई कलमदान रखने वाले अरुण जेटली, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद जैसे वुज़रा का बोझ कम किया जा सकता है। कुछ मुमलिकती वुज़रा को काबीनी दर्जा भी दिया जा सकता है। उधर मोदी के रथ को रोकने के लिए महाज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के घर कई लीडर जमा हुए, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, देवगौड़ा वगैरह शामिल थे। मीटिंग में इन लोगों ने फैसला लिया कि ये लोग बीजेपी सरकार के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोगों ने तय किया है कि वो एक साथ काम करेंगे। यही नहीं, पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान सरकार के खिलाफ नई हिकमत अमली पर भी गौर खौस किया जाएगा। जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के इनिशिएटिव पर, उनके बुलावे पर आज की बैठक हुई है, बहुत ही सार्थक बैठक रही है और सब लोगों ने एकजुटता पर बल दिया है और यहां तक कि एका पर बल दिया है। लेकिन इन सब चीजों के लिए साथ साथ काम करते हुए कुछ वक्त लग सकता है, तो इस बीच में बाकी सारी बातें होंगी और फिर सारे मुद्दों पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए एक बैठक कुछ दिनों के बाद और आयोजित की जाएगी। तो आज की बैठक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी और इस पर एक मत प्रकट हुआ। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नया फ्रंट महंगाई, बेरोजगारी, बदउनवानी और काले धन पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाएगा। एक होने की दिशा में हम लोग आज यहाँ बीज डाला गया है, इसको और आगे बढ़ाना है विमर्श वगैरह करके अपने साथियों से, पार्टियों में सब लोगों से, अदर पार्टियों से मिल करके। हम हमारे जो लोग यहाँ जो बैठे थे, हम लोग के कुल खानदान, एक ही कुल खानदान के लोग यहाँ बैठे थे उनके, तो हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी का अगर पूछिएगा कांग्रेस पार्टी, तो वो भविष्य में हम लोग देखेंगे किससे क्या करना नहीं करना है। उधर बीजेपी ने कहा है कि तीसरे महाज के लीडर मोदी से घबरा गए हैं। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह के महाज बनने से
बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो यह है कि जब मुद्दों का अकाल हो जाता है और कार्यक्रमों का टोटा पड़ जाता है तो इस तरह की कोशिशें इकट्ठा होकर के भूले बिसरे साथी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता न हो, कहीं पर उस रिश्तों की नींव न हो, तो उसको वो रिश्ता बहुत दिन चलता नहीं, पर चलने से बनने से पहले ही बहरा पड़ता है। अब जो इस तरह की कवायद, इस तरह के मोर्चे बनते हैं, ये मोर्चे जो है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा करके एक मोर्चा बना लिया आपने, चुनावी चौपाल की चकल्लस कर ली, लेकिन वो चुनावी चौपाल की चकल्लस बाद में चूचू का मुरब्बा साबित होती है। मारूफ फिल्म अदाकार सलमान खान ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने मोदी को अपनी बहन की शादी का दावतनामा दिया है। सलमान खान पहले ही कह चुके थे कि वो मोदी को दावतनामा देने खुद जाएंगे। कर्नाटक में पहली बार एक मुस्लिम सियासतदान बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। शामिल होने वाले अब्दुल अजीम जनता दल सेक्युलर के साबिक रुकने काउंसिल हैं। अजीम पुलिस अफसर रह चुके हैं। आज बेंगलोर में जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर अब्दुल अजीम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या तासुरात हैं। अब्दुल अजीम साहब बताएं, आज आप बीजेपी में शामिल हुए, क्यों शामिल हुए, क्या हो गया? देखिए, मैं पिछले 40 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ। 30 साल मैंने पुलिस सर्विस में गुजारा, 10 साल मैं सियासत में था और विधान परिषद का मेंबर भी रहा। मैं समाज के प्रॉब्लम्स जो हैं, खुसूसन अक़लियतों के जो भी मसाइल हैं, उससे मैं वाकिफ हूं। मैं जितना उनके मसाइल को समझ सकता हूं, बहुत कम लोग समझते हैं। एक तरफ बीजेपी मुसलमानों की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये अपने लोगों को आप कैसे समझा पाए? देखिए, ये जो हो चुका हो गया, अभी इसके बाद में क्या होता है तो हम बोलेंगे। इंसानी फितरत ऐसी है, आखिर वो आगोश में आ जाती है, हिंदू मुसलमान भाई भाई बन जाते हैं। आज एक नफरत की दीवार कांग्रेस पार्टी ने बरसों से खड़ा की है मुसलमानों के दरमियान और बीजेपी के दरमियान। बीजेपी के लीडर्स जो हैं, ये मुसलमान वोट नहीं करते, नफरत बढ़ती रहती है। हिंदुस्तान में मुसलमान को तो निकाल नहीं सकता। शुक्रिया। तो ये थे अब्दुल अजीम साहब। इनका कहना है कि डॉक्टर कभी पेशेंट की राय लेके इलाज नहीं करता। अब देखना होगा कि अब्दुल अजीम के साथ मुसलमान साथ देते हैं या नहीं। इस समय कैमरामैन यूसुफ के साथ शाहिद काजी, बेंगलोर। हिंदुस्तानी रेलवे को बेहतर करने का ऐलान तो हुकूमतें करती रहती हैं, लेकिन इन ऐलानात की पोल त्योहारों के मौके पर खुल जाती है, जब जगह नहीं मिलने पर मुसाफिर ट्रेनों की छतों पर सफर करने को मजबूर होते हैं। कल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद अपनी जान खतरे में डालकर सफर करते नजर आए। आलम यह था कि जिसको जहां जगह मिली उसने वहीं सवार होकर सफर किया, भले ही वो इंजन हो या फिर दो डिब्बों के बीच की खाली जगह। यही नहीं, कुछ लोग पायदान पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर नजर आए। कुछ लोग तो डिब्बों के ऊपर ही चढ़ गए। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनें बढ़ाने की बात तो की, लेकिन भीड़ तो देखकर नहीं लगता कि रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनें बढ़ाई होंगी। ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है, जिससे कारण की ऊपर ट्रेन के इंजन पे लोग चढ़े हुए हैं और कोई प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं है। इससे कोई दुर्घटना हो गया तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा बताएं। बरली शहर से आ रहा हूँ और काफी भीड़ है, बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है भैया। और हाँ, ऊपर कुछ लोग छत पे भी चढ़े हुए हैं, आगे इंजन पे भी बैठने की जगह भी नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, गंगा जी के स्नान में आए हुए हैं भैया। खबरनामे में वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आलमी खबरें। जल्द हाजिर होते हैं। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। किस वजह से मुसलमान के पिछड़ापन के पीछे मेन वजह है उसके एजुकेशन में कमी होना। हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, न कि किराएदार। पॉपुलेशन फर्ज कीजिए 15% है, तो क्या पार्लियामेंटेरियन मुसलमान 15% है? जब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद या हाली जैसे रहनुमा हमारी कौम को नहीं मिलेंगे, हमारी कौम की हालत नहीं सुधर सकती।
आजादी के बाद से मुसलमानों का हिंदुस्तान में शोषण होता चला आ रहा है। कभी इनके लीडरों ने इनका शोषण किया है, कभी इनके मजहबी रहनुमाओं ने इनका शोषण किया है। डेवलपमेंट विकास के लिए दीनी और दुनियावी के बारे में सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे में सोचें। लेकिन असल फसाद की जिम्मेदार जो है वो अफसरान होते हैं। आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। रुख करते हैं आलमी खबरों का। मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली पुलिस और फिलिस्तीनी मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें 20 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। वहीं मुजाहिरीन ने भी इसराइली पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। फिलिस्तीनियों का इल्जाम है कि 1967 की जंग के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा की चौखट पार की है। वहीं इसराइली पुलिस ने इस इल्जाम की तरदीद की है। आपको बता दें कि मस्जिद अक्सा के आसपास आए दिन फिलिस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली पुलिस में झड़पें हो रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव के बाद इसराइल को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसराइल ने कहा था कि हालात को कशीदगी के पेश नजर उसने मस्जिद अक्सा को बंद करने का कदम उठाया था। फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अर्दन की हुकूमत ने यरूशलेम में जारी कशीदगी कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खतूत भेजे हैं। ये इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फिलिस्तीनी सफीर रियान मंसूर ने दी। उन्होंने बताया कि इन खतूत में सलामती कौंसिल से अपील की गई है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और इसराइल को ऐसी पॉलिसी नाफिज करने से रोके जिसके सबब कशीदगी में इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल से मजीद कहा गया है कि वो माजी में हुए तारीखी मुआहदों के तहत स्टेटस को बरकरार रखे। वहीं सलामती काउंसिल के सदर गैरी क्विलन ने बताया कि एक खत इसराइल की तरफ से भी सलामती काउंसिल को भेजा गया है, लेकिन गैरी ने इस खत के बारे में मजीद इत्तला देने से इनकार कर दिया। लीबी सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की मुंतखबा पार्लियामेंट यानी ऐवान नुमाइंदगान को गैर आईनी करार दे दिया है। दारुल हुकूमत तराबलस में मिसराता के मुसल्लह ग्रुप का कब्जा हो जाने के बाद ये पार्लियामेंट तुब्रुक शहर से चलाई जा रही थी और इसे बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम भी किया गया था। फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट तराबलस में ही वाक़ है, जहां मुसल्लह ग्रुपों ने अपनी अलग पार्लियामेंट कायम कर ली है। माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐवान नुमाइंदगान अब माजी का ही किस्सा बन गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। मिस्र में एक ट्रेन में हुए धमाके से 2 पुलिस एहलकार हलाक और 11 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। धमाका बम फटने से हुआ जो ट्रेन की एक बॉगी में रखा हुआ था। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये धमाका सुबह नील के मनूफिया रूट पर हुआ। इस धमाके के बाद काहिरा मेट्रो स्टेशन पर भी एक धमाका हुआ। हालांकि धमाके की शिद्दत कम थी और ये हल्की नौयत का था। बावजूद इसके धमाके में 3 लोग जख्मी हो गए। किसी भी तंजीम ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सिक्योरिटी एहलकार और माहिरीन की टीम धमाके में दहशतगर्दों के शामिल होने के इम्कानात की तफ्तीश कर रही है। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में एक पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। ये मुजाहरा सरमायाकारी निजाम के मुखालिफिन की जानिब से किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर लिए हुए थे और वो हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका इल्जाम था कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे सिर्फ सरमायाकारों को ही फायदा हो रहा है, जबकि इन पॉलिसियों के सबब गरीब आदमी मजीद गरीब होता जा रहा है। तशद्दुद उस वक्त शुरू हुआ जब मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी और सड़क पर लगे बैरिकेटर हटाने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों की भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और जबरदस्ती बहुत से मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने अपने एहतजाज को जारी रखने के ऐलान किया है और उनका कहना है कि हुकूमत चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इस्लामी ममालिक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने इबोला की रोकथाम के लिए माली मदद देने का ऐलान किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक गुयाना को $45 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इमदाद देंगे। इनमें से $10 मिलियन
गुयाना में गरीबी के खात्मे के लिए खर्च किए जाएंगे और $34 मिलियन हेल्थ प्रोग्राम के लिए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि गुयाना समेत मगरबी अफ्रीका के कई ममालिक में इबोला वायरस फैला हुआ है और इससे अभी तक 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद वनडे भी जीत लिया है। जीत के लिए जरूरी 275 रन बनाने में उसे दिक्कत नहीं आई। उसने 45वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे अम्बाती रायडू, जिन्होंने नॉट आउट रहते हुए शानदार 121 रन बनाए, जबकि शिखर धवन ने भी 79 रनों की इनिंग्स खेली। इससे पहले श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 274 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से सबकत हासिल कर ली है। और बुलेटिन के इख्तिताम पर अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से बनारस के 2 रोजा दौरे पर। आदर्श ग्राम के लिए जयपुर गांव को लेंगे गोद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बीजेपी की सफाई मुहिम की खुली पोल। दिल्ली में बीजेपी सदर सतीश उपाध्याय के प्रोग्राम में पहले फैलाया गया कूड़ा, फिर झाड़ू लगवाकर खिंचवाई फोटो। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान का बीजेपी पर हमला, कहा मुल्क को तोड़ने की हो रही है कोशिश। दिल्ली के दंगे सोची समझी साजिश का हिस्सा। टीम इंडिया की श्रीलंका पर मुसलसल दूसरी जीत। एकतरफा मुकाबले में 6 विकेट से दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। और यरूशलेम में जारी कशीदगी पर अपनी जिम्मेदारी निभाए अक़वाम मुत्तहिदा। फिलिस्तीन और अर्दन की हुकूमतों का मुतालबा। इस्राइली पुलिस ने अबूर की मस्जिद अक्सा की चौखट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय।